हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। तो हम लोग सीरीज चला रहे हैं एक, और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आपका एग्जामिनेशन जो है वो 21 या 22 को कभी भी हो सकता है। हालांकि डेट जो है 21 निकल के आई है। अगर कुछ और चेंजेस नहीं हुए तो आपका एग्ज़ाम 21 को है, शायद BA वालों का। और एडमिट कार्ड आपके जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो हमने सीरीज़ चालू की थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की सीरीज़ में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन फिजिक्स के, 200 क्वेश्चन क्या कहते हैं, लगभग मैंने 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और आज मैं फिर फिजिक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको 200 करवा दूंगा। और इन सारे क्वेश्चन को तैयार करने के बाद इनको इंटू 2 पर देख लीजिए, इंटू 1.5 पे, और सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद एग्ज़ाम में जाइएगा, काफ़ी बेनिफिट आपको होगा। तो चलिए, फिजिक्स का सीरीज़ है। फिजिक्स में आज हम कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आज निपटा के रहेंगे, और इससे आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो इनको आप देखते जाइए और सोल्यूशन इनका करते जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति प्रारस का उपयोग होता है वह है, यानी कि द फ्रिक्वेंसी ऑन विच ब्रॉडकास्ट फ्रिक्वेंसी इज यूज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। कह रहा है टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है, कितना यूज होते हैं, तो इसको रट लीजिए, 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है। सॉरी, थोड़ा फीवर है हमको और कोल्ड भी, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं फिर भी। तो 300 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज़ तक, 30 से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज़ तक ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग की। टीवी पर प्रसारण जो होता है, चित्र वगैरह जो दिखाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक और परास पूछ लेता है। जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है, यानी जितनी ध्वनि इंसान सुन सकता है, वो होती है 20 HZ हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 HZ तक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जिनको नहीं सुन पाता है तो 20 हर्ट्ज़ से कम को नहीं सुन पाता, और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा को फ्रिक्वेंसी को इंसान नहीं सुन पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बुझाए। तो देखो, कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के जो चार्ज होता है वो सब सरफेस पर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अंदर का सभी चार्ज सरफेस पे आ जाता है। इसका मतलब अंदर जो चार्ज है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन Q0, यानी कि चार्ज। ठीक है, तो Q0 तो जीरो हो गया, चार्ज तो जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो कहाँ है ऑप्शन, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, विभव मापी के द्वारा। याद रखिए, पोटेंशियोमीटर के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये गॉस का लॉ भी यही है, और गॉस का लॉ क्या था कि Q/ε0 फ्लक्स निकलेगा। तो ऑप्शन देखिए, Q/ε0 कहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे दिया है, Q/ε0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता है, यानी कौन सा ऐसा इसमें से है इन किरणों में से जिसके पास हाईएस्ट ड्रिलिंग कैपेसिटी है, यानी वेधन क्षमता। ठीक, तो गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है, गामा की, उसके बाद होती है बीटा की, और उसके बाद होती है अल्फा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार आपके पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है। उस कोण का सूत्र क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए। क्या होता है, प्रिज्म का एंगल होता है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है। और μ-1 इंटू ए याद रखिए, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1 इंटू ए। ये प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टेस्ला इकाई किसकी होती है, टेस्ला विद्युत क्षेत्र की जो इकाई होती है, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है, टेस्ला, और इसे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। किसको, इसी टेस्ला को। तो टेस्ला का या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर पूछे तब भी चुंबकीय क्षेत्र का ये मात्रक है, यूनिट है। अगर टेस्ला पूछे तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक या यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, याद रखिए, जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी इकाई ऊर्जा की होती है। तो एनर्जी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, ये सारी ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा का डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो ऊर्जा का डायमेंशन जो फोर्स का डायमेंशन होता है वही होता है, क्या होता है, mL/T-2। दुनिया के किसी भी प्रकार के एनर्जी का यही डायमेंशन होता है, और यही वर्क का भी होता है, और यही एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। तो याद रखिए, ठीक है, वर्क, एंगुलर मोमेंटम, और किसी भी प्रकार की एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, उसकी जो डायमेंशन होती है पूछा जाता है एग्जाम में, mL/T-2 होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहारिक लेंस कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, यानी कि देखो निकट मतलब आसपास याद रखो, और आसपास से आलो तो अवतल, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। तो निकट के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा, इस बार आएगा, लिख लो आएगा। क्या है क्वेश्चन? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? यानी ऐसी कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज होती है जिन्हें हम देख सकते हैं? तो बामर सीरीज याद रखिएगा, बामर सीरीज जिन्हें हम देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, देखो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूद के दूसरे एनर्जी लेवल पर पहुंचता है तब हमारी जो सीरीज निर्माण होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, वो बामर सीरीज होती है और ये विजिबल होती है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह से लेके आए हैं इसको ढूंढ ढांड के कहीं से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, याद रखिए। आवेश का विमा, आवेश की विमा क्या होती है? डायमेंशन ऑफ द चार्ज। डायमेंशन ऑफ द चार्ज मैंने आपको बताया था कि देखिए आई बराबर होता है, आई बराबर आपका होता है क्यू बाई टी। ठीक है, आई बराबर आपका होता है क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर हो जाएगा करंट इंटू टाइम। करंट का होता है एम्पियर और टाइम का होता है टी। तो ए टी जो है वो आपका हो जाता है डायमेंशन। 80 डायमेंशन किसका हो जाता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है आपका। तो चार्ज का हो जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक याद रखिए 2.42, यानी 2.42 ये हीरे यानी कि डायमंड का अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सबसे ज़्यादा हीरे का ही अपवर्तनांक होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट AMU बराबर कितना होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट AMU बराबर कितना होता है? तो ये याद रखिए प्रोटॉन के मास के बराबर होता है एक AMU का मास, और होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर में होता है? पूछ रहा है कि किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर में होगा। याद रखिए वोल्ट पर मीटर में मात्रक, आपको एक फॉर्मूला याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = -dB/dr। ये आपने पढ़ते हैं 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और dB क्या होता है? वोल्ट, और dr क्या होता है? मीटर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और न्यूटन पर कूलाम भी इसका मात्रक होता है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये भी याद रखिए, पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? फोटोवेव्स, एक्सरे, ध्वनि तरंगे, अवरक्त विकिरणें। देखो ध्वनि तरंग जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। पहला क्वेश्चन इससे एक ये बनता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपकी अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लॉन्गिट्यूडनल। और ये ध्वनि तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवें अक्सर होती हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, ध्वनि तरंगे आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की श्रेणी में या नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके कैपेसिटेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए। एक क्वेश्चन कैपेसिटर से जरूर आएगा। मैंने इसके अलग से वीडियो भी बनाया था कि सर्किट का क्वेश्चन कैपेसिटर लगा हो सीरीज में तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ठीक है, जब पैरेलल में इसका फार्मूला होता है, जब पैरेलल में कैपेसिटेंस जोड़ा जाता है तो रेसिस्टेंस होता है 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा होता है कैपेसिटेंस में, जब समांतर में जोड़ा जाता है तो ये सीरीज की तरह जुड़ता है और सीरीज में समांतर का फार्मूला लगता है। तो दो सी कैपेसिटेंस के हैं और इनको समांतर क्रम में लगाया गया तो C + C = 2C, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इनको सीरीज में लगाया जाता तो 1/C + 1/C, और ये 1/C और ये कितना हो जाएगा 2/C। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो भैया आप नोट कर लीजिए, आता ही आता है। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ डिप अगर डेल्टा है तो tan डेल्टा का मान रट लीजिए BV/BH वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। इसको ऐसे याद रखिए, tan थीटा बराबर वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। थीटा क्या है या tan डेल्टा क्या है? डेल्टा नमन कोण यानी कि आपका एंगल ऑफ डिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ठीक, और अनुदैर्घ्य भी होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही हो जाता है। मैंने क्या कहा था, अधिकतर जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ हैं, लेकिन कुछ अनुदैर्घ्य भी होती हैं। लेकिन साउंड वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं आती है, ये मैकेनिकल वेव की श्रेणी में आता है। और मैकेनिकल वेव जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, उनको माध्यम
जैसे ऐसी ऐसी वेव्स जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारा लाइट क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। एक्सरे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। लेकिन साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगर आप किसी बंद कमरे में बोलेंगे जिसमें बिल्कुल हवा न जाए तो आपको आवाज़ जो है बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट, अनुप्रस्थ और अंदर के दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह होता है कौन सा? गामा किरणें किसकी तरह होती हैं? एक्सरे की तरह होती हैं, ठीक है। गामा किरणें याद रखिए एक्सरे के पूरक होती हैं, एक्सरे की तरह होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई और उपचाई से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है कि व्हाट अमाउंट डिक्रीजेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो याद रखिए वोल्टेज घटती है अपचाई ट्रांसफार्मर में, और उपचाई यानी उपचाई ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका वोल्टेज बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? आपको पता है कि W यानी वर्क डन इज इक्वल टू होता है V पोटेंशियल बटे Q यानी चार्ज। तो वोल्ट पूछा है तो V बराबर W इंटू Q हो जाएगा। W जूल में होता है, ठीक, वर्क यानी एनर्जी ही तो है, और इंटू में कूलाम। तो जूल इंटू कूलाम कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर देखिए जूल इंटू, एक मिनट, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम के, क्योंकि वर्क को जूल लिखेंगे, वर्क हो गया जूल और क्यू हो गया कूलाम यानी कि सी, तो जे सी इनवर्स, बी ऑप्शन आपका सही है। अरे भाई जे बाई सी है, सी को ऊपर ले जाएंगे तो सी की पावर -1 हो जाएगा, वही लिखा ऑप्शन चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गर्म तार एमीटर मापता है, यानी एमीटर किसे मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान यानी कि RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू जो है वो मापता है एमीटर। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि आपको फोर्स का फार्मूला पता ही होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को यहीं रखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका यूनिट निकलता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर यानी कूलाम का स्क्वायर बटे इधर हो जाएगा फोर्स, खाली इसको इधर ले आए हैं, इसको इधर ले आए हैं, ठीक है, फोर्स इंटू में मीटर का स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? कूलाम और एप्सिलॉन नॉट में संबंध कैसे निकाल सकते हैं? देखो कूलाम स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया फोर्स इंटू मीटर का स्क्वायर। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं आप? फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को लिख सकते हैं आप Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, फोर्स को लिख सकते हैं। तो एक Q से एक Q खत्म हो जाएगा, ठीक, एक Q से एक Q खत्म हो जाएगा ना। अरे यार रुको, मैं इसको आपको बढ़िया से समझाता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए आपको क्या करना है? Q1 Q2, ये मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे Q1 Q2 का होल स्क्वायर से 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई को हटा दिया है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। Q1 Q2 बटे F इंटू में R स्क्वायर। अब देखो ऊपर Q1 Q2 चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, तो C का स्क्वायर, नीचे फोर्स है तो ये न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन आपको चाहिए जिसमें न्यूटन हो, ठीक है, न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब कूलाम जो है, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन गुणे मीटर, न्यूटन गुणे मीटर क्या होता है? न्यूटन गुणे मीटर, जैसे देखो F इज इक्वल टू Q टाइम्स E होता है और E इज इक्वल टू V बाई R होता है, E इज इक्वल टू V बाई R और F इज इक्वल टू Q E होता है। तो अगर मैं E की वैल्यू यहाँ से रख दूँ उठा के इसमें, तो ये हो जाएगा Q V बटे R। तो V बटे R को E लिख सकते हैं और यहाँ पे Q हो जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है आपका ये क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसको मैं आपसे आसानी से समझा देता हूँ यार, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसको अलग पेज पे हम लोग समझ लेते हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे आप, ठीक है। देखो आसानी से इसको निकाला जा सकता है, खाली बीच में जैसे इसका जो फेमस सबसे ज़्यादा है, जो इसका डायमेंशन पूछा जाता है वो हमेशा क्वेश्चन के टर्म्स में होता है कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर होगा। ये सबको रटा रहता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से फोर्स का फार्मूला होता है, निकल आता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन चेंज कर दिया है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर पता है।
अब 1/4 पाई की तो बीमा निकलती नहीं है, सबको पता है। मात्रक निकालने के लिए कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाइए, फोर्स को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान में F/r²। अब Q1 Q2 क्या है, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। और नीचे क्या है, फोर्स। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपान में चार्ज। ठीक, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, चार्ज मल्टीप्लाई बाई क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE नीचे लिख दिया और ये हो गया r²। अब देखो कूलाम से एक कूलाम ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, आपके पास बचेगा काटने पर कूलाम अपान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में मीटर आपका बचेगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर सॉरी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर क्या होता है, यानी कि आपको पता है E इज इक्वल टू V/R होता है, V/R होता है। ठीक, E इज इक्वल टू V/R होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, ER। और ER क्या है, दूरी ही तो है, तो मीटर में ही तो नापी जाएगी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा कूलाम अपान में क्या कहते हैं, कूलाम अपान में मिल जाएगा। अरे यहाँ से इसको उठा के V इज इक्वल टू V/R रख देंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए V, ऊपर चला गया R और इंटू में मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से एक ये मीटर वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा कूलाम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, कूलाम अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर, देखें यार इसमें क्या दिया हुआ है, एक को ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, देख लेना कहीं कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा फेमस इसका और यही आता है, इसी को रट लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग न लगाओ, छोड़िए ही यार इसको, क्या मतलब आपको सॉल्व कर, अगर आप पेन पेपर लीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो उनका सॉल्यूशन लेकिन नहीं बैठता हूँ। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये मैं रट लूँ पहले से, जो चीज़ें मुझे आती है मैं आपको वही पढ़ाने लगता हूँ। ठीक है, अब इतना कहाँ समय मैं क्वेश्चन ढूंढूँ उसके बाद उसका सोल्यूशन देखूँ। ठीक है, मतलब है चीज़ें, तो आप उसको कॉपी में देखिएगा या तो कहीं गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ये याद रखिए, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, इसको तो मैंने निकाल के बताया था, ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है और यही पूछा जाता है अक्सर ऑप्शन में। इसमें कहीं से आप देखिएगा ऊपर नीचे कन्वर्जन का मैटर है, निपटा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इतना समय नहीं अपने पास। ठीक है, जो नहीं आया उनको छोड़ते चलो, समझ में आया, जब 100 क्वेश्चन कर रहे हैं एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये कहाँ से क्या हो गया, ए खुल गया। चलिए लोहा क्या होता है, आयरन क्या होता है भैया, फेरोमैग्नेटिक। जब पूछे हैं पहले ही फेरस लिख दिए हैं तो फेरोमैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट की विमा, ठीक है, क्या होती है। तो प्लैंक कांस्टेंट को आप देखिए जूल गुणे सेकेंड, इसका फॉर्मूला याद रखिए, जूल गुणे सेकंड को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। जूल क्या होते हैं, एनर्जी का डायमेंशन मैंने आपको रटा दिया था, mL2 T-2, और एक T यहाँ पे है तो एक T⁻1 है, यहाँ -2 है तो जुड़ जाके -1 बचेगा, तो mL2 T-1 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। याद रखिए mL2 T-1 प्लैंक कांस्टेंट। मैंने डायमेंशनल एनालिसिस पे 3 वीडियोस बनाए हैं, उसमें 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, प्रीवियस जाकर देख सकते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए। बाकी यहाँ पे हम खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब इनको देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है, प्रकाशिक पथ यानी ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के n × l, अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र बताइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता के लिए इनमें से कौन सा सूत्र है। तो याद रखिए -L/F0 -L/F0 × 1 + d/Fe। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ मास m इज, कह रहा है कि वेवलेंथ बतानी है पार्टिकल की जो वेलोसिटी b से मूव कर रहा है। तो डी ब्रॉगली का क्वेश्चन लिखिए, लेमडा बराबर h/p। ठीक है, p बराबर mb होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू h/mb। ठीक, ये मोमेंटम लिखा है मैंने, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे h/mb कहाँ गया, h/mb, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। अच्छा, यहीं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता दूं, जब आपको मोमेंटम p और एनर्जी e में रिलेशन पूछेगा तो ये होता है p इज इक्वल टू √2m ke। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सूत्र याद रखिएगा, इसमें रिलेशन पूछ लेता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रिंज विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ के जाएँ।
एग्जाम में आता है। बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी, ऊपर डी कैपिटल वाला नीचे छोटा वाला, जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा बड़े पद पे, जो नीचे छोटा है वो नीचे रहेगा। कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी जो है वो है स्लेट और पर्दे के बीच की दूरी। जिन लोग ने पढ़ा होगा पता है, यहाँ पे एक पर्दा होता है, यहाँ पे एक स्लेट होती है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे डी कहते हैं स्मॉल, और यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल डी। तो जो बड़ा है कैपिटल डी वो ऊपर, जो छोटा है वो नीचे, और बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी इसका फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है, निर्वात में, सबको पता है, बच्चे बच्चे को उड़ाते चलिए। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आएंगे ऐसे, इसको आप उड़ा दीजिएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं कम होता है इसका, ठीक, एमीटर का। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप नली की लंबाई बढ़ने के साथ आवर्धन क्षमता, मैंने आपको बताया था अभी फार्मूला आवर्धन क्षमता का -L/F0, और यहाँ पे क्या था 1 + D/Fe, बहुत जरूरी है फार्मूला रखते चले। तो कह रहा है L को बढ़ाने पर क्या होगा, आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। निगेटिव से ना जानिए, निगेटिव वो ऐसे लगता है, उसका कंसेप्ट है, उसको मैं नहीं सिखाने जा रहा इसमें, ठीक है। अरे यार वो कंसेप्ट होता है, उसमें उल्टा कुछ इमेज बन जाता है, तो इमेज को सीधा करने के लिए मतलब उसमें निगेटिव हम लोग लगा देते हैं। ये जानिए एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, लेंथ बढ़ाएंगे तो माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी। कहाँ गया, बढ़ती है, इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम स्थायी कौन सा है। देखो 60 से लेकर 80 तक बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी फेरस होता है। फेरस का जो आयरन 26 होता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो पाया गया है, फेरस का ही पाया गया है। चलिए 1 मिनट, क्वेश्चन में देख लेते हैं फिर से। निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी कौन सा है, सबसे ज़्यादा फेरस है, और सबसे कम जो है वो 2He4 है। गलत हो गया ना, ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिएगा और आंसर सही से लगाइएगा, जल्दबाजी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते कम हो जाएगा नंबर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट मात्रक है पी का। देखो कैसे मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ, सीखो। किलोवाट मात्रक है पी का, पावर का, सामर्थ्य का। घंटा के लिए टाइम लिख दें, और पीटी किसका फार्मूला होता है, पीटी किसका फार्मूला था, W = VIT, क्लास 10 का फार्मूला। VI = PT, तो PT किसका फार्मूला, वर्क का। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क ही ऊर्जा, ऊर्जा ही वर्क है। किसने बताया था, आइंस्टीन ने। किससे, E = mc² से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, कैथोड किरणें क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन, उनको अनायन भी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिक्स अब आज 100% बता सकता हूँ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि अल्फा कण निकल गया तो कितना द्रव्यमान, कितना परमाणु क्रमांक बदला, एक न्यूट्रॉन निकल गया तो कितना बदला, एक बीटा निगेटिव निकल गया तो कितना बदला, एक बीटा पॉजिटिव निकल गया तो कितना बदला, एक न्यूट्रिनो निकल गया तो कितना बदला, एक एंटी न्यूट्रिनो निकल गया तो कितना बदला। ये सब मैं आपको एक ही कंसेप्ट में सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक कोई पार्टिकल आपके पास एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर सपोज दैट 15 है, और इसका जो मास है वो 30 है। अगर इनमें में से मैं माइनस करता हूँ, क्या, सबसे पहले यही ले लेते हैं कि अल्फा कण, तो अल्फा अगर इसमें में से मैं माइनस कर दूँ, एक अल्फा कण निकल गया, तो अल्फा जो होता है वो होता क्या है, एक्चुअली में 2He4 होता है, हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। तो 2 परमाणु क्रमांक गया, तो 15 से x कितना बचा, 13। अब 4 में से क्या कहते हैं, 4 की कमी होगी द्रव्यमान की, क्योंकि 2He4 होता है अल्फा, तो 30 के बजाय यहाँ 26 बचेगा। तो याद रखिएगा x 13 और 26। पूछा क्या था आपसे कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर कितनी संख्या में घटता है परमाणु क्रमांक, तो 2 से। अब परमाणु भार पूछता तो 4 से, ठीक। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया आपकी बीटा उत्सर्जन होता है, तो बीटा मान लो न्यूट्रॉन जो है किसी से निकल जाए, सपोज दैट x 15 और 30, अगर यहाँ से एक न्यूट्रॉन हम निकाल लें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज तो 0 होता है, ठीक, चार्ज 0 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट 1 होता है, तो ऊपर 1 की कमी हो जाएगी, नीचे सेम रहेगा, तो x 15 और यहाँ पे बच जाएगा 29। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक, मार्क कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MIP आपकी पेपर में रखा। लॉरेंज बल का सूत्र क्या है, F = लॉरेंज ने क्या बताया था, लॉरेंज ने कहा था कि जो फोर्स होता है वो इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स मिला के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q × E और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q × V × BB। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, Q × E + V × B, ठीक, V × B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा प्रवाहित किनके द्वारा होती है। देखो पी मतलब पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो याद रखिए प्रोटॉन के द्वारा, और निगेटिव यहीं पे पूछता है एन टाइप का अर्धचालक, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऑप्शन हो जाता है, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। उत्तल लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं 1/f से, लेकिन जब ये एफ आपका मीटर में हो, यहाँ तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको 100/f कर दो। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? 100/20, 20 से कटा 5 बार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कुछ नहीं करना, जो सेंटीमीटर में आपकी फोकस दूरी दी हुई होगी उसको जो है 100 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन अगर मान लो 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होती तो आपका आंसर सही हो जाता 100/50, ये 0 से 0 ख़त्म और आपका 2 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड निम्न के में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का मान कार्बन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस। इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं जानिए। आपको जब कभी कार्बन प्रतिरोध के कलर की बात आए तो आपको 2 चीज़ें याद रखी हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, इसको याद रखिए। अब इसी से आपको देख लिए, पहला है ब्लैक, दूसरा है ब्लू, तीसरा है रेड, चौथा है ऑरेंज, पांचवा येलो। इसी से आपका काम बन जाएगा। क्या पूछा है कि लाल के लिए कितना वैल्यू होता है, और 0 से स्टार्ट करने तो 0, 1, 2, तो लाल के लिए कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, बीबी रॉय से निकाल लीजिएगा, ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, और 0 से स्टार्ट करना है नंबरिंग। चलिए कहाँ गया? बहुत पीछे हम लोग, ये खिसक गया भैया। 1 मिनट, मैं पहुँचा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। थोड़ा सा इसमें हाथ लगते ही क्या होता है, आजकल निकल जाता है क्वेश्चन सारा। ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हमने देख लिया था कलर कोड, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था। चलिए, लगा नहीं था। हाँ, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच में, इससे पहले क्वेश्चन था यार, वो कौन सा था? होना चाहिए था उसको। चलिए, यही हम आपको बता देते हैं। कभी आपको अगर इमेज के बारे में पूछता है, तो आप याद रखिए, जितना भी आपको इमेज बन है वो 360 से एंगल को डिवाइड करना है, x डिग्री सपोज दैट, और वही आपका नंबर ऑफ इमेजेस जितने आपको क्वेश्चन में दिए होंगे +1 आपको कर देना है। यही फार्मूला होता है। तो क्या हो गया, 360 प्लस में x डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज कितनी प्राप्त हो करने के लिए कितना कोण चाहिए? 3 प्रतिबिंब। तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, और 4 लाने के लिए अब 4 को इधर ले आए, x को उधर ले जाए, तो 360/4 हो जाएगा। ये 90 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 3 के लिए आप वैल्यू ही रटे रहिए, 3 इमेज के लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए 3 इमेज, ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समतल दर्पणों के बीच में एक 90 डिग्री कोण पर रखा गया है, उनके मध्य मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? वही ऑप्शन 360/90 करना है, जो आप एंगल दिया है, और उसमें 1 जोड़ देना है जो आंसर आए। तो 9 चौक 36, 4 और प्लस 1 जोड़ दिया इसमें, मतलब माइनस कर दिया, सॉरी माइनस किया था ना, वहाँ पे जोड़ा था तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाता है। 90 के 3 याद रखिए। किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी व्यक्ति का एक समतल दर्पण न्यूनतम ऊंचाई तक होना चाहिए? जितनी व्यक्ति की हाइट है उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, इतनी दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए समतल की, तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। तो ऊंचाई की आधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रेटिना नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको याद रखिए, ठीक है? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब जो है आंख की रेटिना पर बनता है, आंख की रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? कह रहा है, अब रिलेशन दिया है फोकल लेंथ और यूओवी में, तो सबको पता है ऑप्शन नंबर सी बचपन का फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v, ये दर्पण का फार्मूला होता है। चलिए, और ये कट गया, सॉरी माँ मेरी, 1 मिनट, आपको दिखाते हैं हम। दाढ़ी बनाने के लिए काम में किसको लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी रटे रहिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो वाहन के अग्रदीप में देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पार्श्वदीप नहीं पूछा है, मतलब जो साइड वाला शीशा होता है उसकी बात नहीं की इसने वाहन के आगे की शीशे की बात की है। जो कार, जैसे कार है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, ठीक, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है इस सीट पे, और इसके सामने वाला ये जो शीशा होता है कार का, उसकी बात की है, तो ये परवलयाकार होता है। याद रखिए, ऑप्शन देख कर मारिएगा। अगर बाएं वाले शीशे की बात करें जो अगल बगल लगा रहता है तो वो उत्तल होता है, याद रखिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण, इसी में मैग्नीफाइंग इमेज दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने क्या कहा था? उत्तल लेंस का। याद रखिए, वाहन के पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और साइड मिरर उत्तल लेंस का होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर अधिकतम होता है। पोल पर न्यूनतम और इक्वेटर पर अधिकतम, ये बात आपको रट लेनी है। ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब आप यहाँ से सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करते हो, नॉर्थ की तरफ जाएँ चाहे साउथ की तरफ आए, तो जी का मान बढ़ता है। और यानी कि जी का मान बढ़ने से अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है, वो नॉर्थ पर गया तो बढ़ जाएगा उसका वेट, साउथ पर गया तब भी उसका वेट बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। थोड़ा, एक घन के शीर्ष पर क्यू आवेश रखा जाता है, घन से गुजरने वाला वैद्युत फलक। रट लीजिए, क्यू अपॉन 6 फेसेज होते हैं एक क्यूब के, एक से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकले तो 6 फेस से क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाता है? ए, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9:1 अनुपात तीव्रता की दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं, उनका अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात कैसे निकलता है? √I1 प्लस √I2, ठीक है, और अपान √I1 माइनस √I2। सिंपल सा फार्मूला, यानी जो दो अनुपात आपको दिए हुए होंगे उन्हीं का रूट ले लेके जोड़ दीजिए और फिर उनको घटा दीजिए, आपस में रेशियो ले लीजिए। 9 का रूट 3 प्लस में 1 का रूट 1 बटे में 9 का रूट 3 और माइनस में 1 का रूट 1, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर में 2। और 2 का क्या लिख सकते हैं? 2:1। नीचे ये 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2:1 कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस रंग के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है? देखिए, विचलन कोण न्यूनतम का मतलब क्या हुआ? विचलन कोण न्यूनतम का मतलब अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होता है वही तो ज़्यादा विचलित होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका विचलन कोण अधिकतम होगा। और जिस अपवर्तनांक किसका कम होता है? लाल का। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक सबसे कम, यानी कि विचलन कोण जो आपका होता है डेल्टा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपवर्तनांक के। जिसका अपवर्तनांक जितना कम उसका विचलन कोण उतना ज़्यादा। तो अपवर्तनांक देखो, इनमें से अधिकतम पूछा है, कोण न्यूनतम पूछा है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा किसका? आप याद रखिए, बिबग्योर से आप निकालते थे ना बचपन का फॉर्मूला, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसमें किसका है? बैगनी रंग का है, तो बैगनी का विचलन सबसे कम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर फार्मूला शायद गलत लिख दिया। एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, यानी जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक, ठीक, उसका उतना ज़्यादा विचलन। और न्यूनतम विचलन पूछा है, यानी अपवर्तनांक कम हो। अपवर्तनांक किसका कम होता है? लाल रंग का, तो लाल रंग का विचलन कम होगा। फिर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा उसका विचलन उतना ज़्यादा डेल्टा, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो यानी अगर मैं इसमें रिलेशन लेमडा और डेल्टा में फाइंड करूँ तो डेल्टा इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा, यानी कि जिसका मान डेल्टा लेमडा का जितना ज़्यादा उसका जो डेल्टा का मान है उतना कम, यानी विचलन उतना न्यूनतम। तो ऑप्शन नंबर ए लाल रंग सही हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट लिखिए, बाकी क्वेश्चन आप उड़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यतिकरण करने वाली तरंगों के बीच में I1 व I2 में क्या संबंध होना चाहिए? बिल्कुल दोनों इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, I1 इज इक्वल टू I2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ, अब देखो 2-3 नियम मैं आपको बताता हूँ। लेंज लॉ, ठीक है, बर्नौली, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में एक ना एक आ जाएगा। बर्नौली हो गया, और ये हो गया किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का, और इनका पहला नियम और इन्हीं का दूसरा नियम, ये दोनों जानिए। लेंज का लॉ किस पे बेस है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान रखिए मेरी बात को, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे रट्टा मार लीजिए इसको। पूछा क्या? किरचॉफ का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहा गया ए आवेश संरक्षण गलत, ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी। और अगर प्रथम पूछता तो ऊर्जा संरक्षण लगा के आते। इसमें क्या होगा? आवेश संरक्षण, इसमें ऊर्जा संरक्षण। दूसरा ला और पहला ला क्या था? आवेश संरक्षण। ये किरचॉफ के नियम की मैं बात कर रहा हूँ। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण पर। चलिए बहुत हो गया, इसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलो, ओम का नियम किस में लागू नहीं होता है? लागू नहीं होता है आर्क लैंप में, अर्धचालकों के लिए, अचालकों के लिए, इन सभी के लिए लागू नहीं होता है, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के लिए भी ओम का नियम वायलेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की बढ़ोतरी की जाती है, कमी की जाती है, तो तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन चेंज होगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब किसी प्रतिरोध, सपोज दैट पहले आर था, और आर प्रतिरोध के तार की लंबाई अगर हमने एल बढ़ा दी लंबाई, जैसे पहले
एल थी और एक एल और बढ़ा दी, 2 एल हो गया। तो एल लंबाई बढ़ाने पर जो या यन गुनी लंबाई बढ़ाने पर, सपोज दैट यन गुना लंबाई बढ़ाने पर जो आपका प्रतिरोध हो जाता है वो यन स्क्वायर आर हो जाता है। ठीक है, ये सबको पता होगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपकी बात करूं तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है, सबको पता है फार्मूला। और एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी जो रेसिस्टेंस वो 1/r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इसमें से रेडियस को, सपोज दैट क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि त्रिज्या में 1% का परिवर्तन हो, तो पहले लिखिए आर बराबर 1/r स्क्वायर। और आर स्क्वायर का परिवर्तन लिखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बहुत ही आराम से देखिए ये हो जाएगा r की पावर -2 और परसेंटेज चेंज निकालना सबको आता है, ये आगे आ जाता है बस। तो 2 इंटू आर का प्रतिशत चेंज कितना दिया, 1, तो ऑप्शन नंबर 2% की कमी हो जाएगी। इसमें कहाँ वृद्धि और कमी दोनों दिया है, कमी होगी, क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन ऊपर आएगा, -2 आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ -2 समझ में आया कि नहीं। देखो मैंने कहा 2% चेंज किया रेडियस में, 2% चेंज किया रेडियस में, तो रेसिस्टेंस में चेंज बताओ। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाई ये होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1/r स्क्वायर के रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी को लिखें तो आर की पावर -2 हो जाएगा, और परसेंटेज जब निकालते हैं डेल्टा आर बाई आर करेंगे तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। और ये रेडियस का चेंज आपको क्वेश्चन में दिया है, तो -2 इंटू 1 बराबर -2%, और माइनस का मतलब होता है कमी, तो यानी 2% की कमी हो जाएगी, वृद्धि मत लगा के आ जाना। समझ में आया, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर 1 -½ इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसका पूछा है आपसे मान, इसका मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है, रट लीजिए 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू प्रकाश का वेग, 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू प्रकाश का वेग c। ठीक, तो यह कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁻8 होता है प्रकाश का वेग, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 और कर देंगे, तो 10⁻10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि सेलों के सहयोग के अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का किस क्रम में जोड़ा जाना आवश्यक है। तो आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध पर डिपेंड करता है कि सेलों के अधिकतम धारा और न्यूनतम धारा कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आप ऐसे नहीं बता सकते, रेजिस्टेंस का मान निकाल के बताया जा सकता है कि सेल की धारा कम होगी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकृति होगी। इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको एक डिब्बे के तहत। सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में रिपेल करते हैं, क्यों, क्योंकि इन पे निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होगा तो आपस में अपसरित होंगे, इधर उधर भागेंगे। किसी लाइन पे कन्वर्ज कौन होते हैं, जिनकी प्रकृति सेम होती है। भाई आपका दोस्त को सेब पसंद है और आपको भी सेब पसंद है, तो एक ठेले पर रुकेंगे, सेब ले लेंगे। आपको सेब पसंद है, आपके दोस्त को केला पसंद है, तो दूसरे ठेले पर चला जाएगा, और दूसरे ठेले पर जाना ही अपसारी कहलाता है। तो ये अपसारी प्रकृति रखते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन की बात करता है उसमें भी यही कंडीशन होती है, आपस में रिपेल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मीटर सेतु तार में निम्न में किसकी बनी होती है। ठीक है, मीटर सेतु तार निम्न में किसकी बनी होती है। देखिए एनडीए का क्वेश्चन है, मीटर सेतु की तार निम्न में किसकी बनी होती है। तो याद रखिए मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन और यूरेका। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है, मैग्नीन और यूरेका, तो आप लगा के चले आएंगे। कॉन्स्टेंटिन दिया होगा तो भी लगा के चले आते हैं। ठीक, इन्हीं के तार मीटर सेतु के बनाए जाते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन लगभग आपके कन्वर्ट हो गए, खत्म हो गए। ठीक, तो 100 क्वेश्चन ये हो गए। प्रीवियस मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, उनको रिवाइज करिए और इसको इंटू 2 इंटू 1.5 पर देखिए। बाकी 100 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, बस इससे ज़्यादा फिजिक्स में नहीं आएगा। और केमिस्ट्री करा देंगे ऐसे 100 क्वेश्चन, 100 मैथ के। तो ऑल द बेस्ट, पेपर की प्रिपरेशन करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको 2-3 बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा खूब अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट करिएगा। और कहीं अगर कैलकुलेशन में इधर उधर गलती होगी या बोलने में होगी तो उसको गूगल वगैरह सर्च मार के देख लीजिए। क्वेश्चन टॉप क्लास करवाए हैं और जितने भी गलती हैं उनको भी डिस्कस किए हैं। तो तैयारी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।